वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया। भारत 1947 में अपनी आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन्हीं कारणों से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं। पैरा लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। हमारे देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी बुद्धि और जागरूकता है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित करते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। इसके साथ ही भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। हमारे देश का लोकतंत्र संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य सहित 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करता है। 1947 में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। आज के समय में हमारे देश को न सिर्फ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसके साथ ही इसे विश्व के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। पैरा कितने आराम और कितनी सहजता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थिति, दुर्घटना पर बिना देर किए अपनी टिप्पणी दे देते हैं। हम अक्सर यह करते हैं मानो यह न केवल हमारा अधिकार हो, बल्कि अपने को जागरूक साबित करने के लिए अनिवार्यता भी। बल्कि कई बार ऐसी टिप्पणियां भी होती हैं जो बेईमानी और फालतू होती हैं और इतनी तात्कालिक होती हैं कि दीर्घकाल में शायद ही उनका कोई मूल्य हो, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति पर ऐसी चीज़ें बहुत प्रभाव डाल सकती हैं। जिंदगी के संघर्ष में बाहरी और अंदरूनी अंतर्विरोधों से जूझते हुए व्यक्ति के लिए गुबार निकालने के लिए दूसरों द्वारा तात्कालिक आवेश या हड़बड़ी में कही हुई कुछ बातें किसी खराब वक्त में निर्णायक बन जाती हैं, इतनी प्रभावी कि कहने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसे मामले आए दिन देखे जाते हैं कि आवेश में कही किसी बात की प्रतिक्रिया में किसी व्यक्ति ने या तो दूसरों को या फिर खुद को गहरा नुकसान पहुंचा दिया।
व्यक्ति के मनोविज्ञान और मानस की संरचना बेहद जटिल होती है। वह उसकी पृष्ठभूमि से निर्मित हुई हो सकती है। पैरा, आज के इस व्यक्तिवादी समय में मनुष्य का साधिकार हस्तक्षेप दूसरों के जीवन में कम होता गया है और अपनों की परिधि सिकुड़कर निरंतर संकरी होती गई है। तब भी मनुष्य अपनी आदिम प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए अचानक फैसले देने की अपनी आदत से बाज नहीं आया है। ये आदतें वास्तविक दुनिया से अलग सोशल मीडिया के मंचों के माध्यम से तो और ज़्यादा बड़ी हैं, जहां क्षणिक चर्चा में आने के लोभ में लोग किसी के बारे में कुछ जाने बगैर कुछ भी राय जाहिर कर देते हैं। यही उनकी आज़ादी की सीमा है, क्योंकि भारतीय घरों में तो ऐसे लोगों की स्थिति वही है जो सदा से रही है। इसलिए खुद को महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्ध करने के एवज में दूसरों की छोटी तकलीफ़ों के बारे में सोचना लोग ठीक नहीं समझते। अगर व्यक्ति स्वयं की जुबान पर संयम रखें और हड़बड़ में न्यायाधीश जैसा बनने की अपनी भावना को केवल अपनी ही जिंदगी तक सीमित रखे, तो ऐसे गैर जरूरी निर्णय देने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका असर किसी की जिंदगी और उसके मनोविज्ञान पर गहरे तौर पर पड़े। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करें तो दूसरों के जीवन में समस्या बन जाने वाली और उन्हें सहज महसूस न होने देने वाली समस्याओं में बिना अतिरिक्त प्रयास के कटौती कर सकते हैं। पैरा, 4 निलंबित जन सिर पर हाथ धरे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। बाद में प्राणायाम में रत हो गए। एक बेचारा मर्मभेदी स्वर में पुराना फिल्मी गीत गाया जा रहा था। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। दूसरा मन को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम कर रहा था। तीसरा कपालभाति में भिड़ा था। चौथा भ्रामरी कर रहा था। दरअसल हरिद्वार में आए किसी महात्मा ने बता दिया था कि चित्त की शांति के लिए प्राणायाम कर लिया करो, इससे निलंबन का दुख भी कुछ कम हो जाएगा। काफ़ी देर तक सिर झुकाए रहने के बाद एक ने सिर उठाकर कहा, हमारे साथ सरकार ने अन्याय किया है। क्या हम ही हैं जो गलत काम करते हैं? और भी कई लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिन्हें सस्पेंड किया जाना था, लेकिन गाज गिरी हमारे ऊपर। मैं समझ नहीं पाता कि सरकार छापामार कार्रवाई क्यों करती है। हमें मौका दिया है तो क्या उसका लाभ भी ना उठाएं। हर कोई सरकारी नौकरी में माल सरकाने की नीयत से ही तो आता है ना। पैरा, दूसरा निलंबित होने के बाद कुछ दार्शनिक किस्म का हो गया था। किसी पुराने निलंबित अधिकारी से मिलिए तो वह दार्शनिक जैसा व्यवहार करता है। लोग उसे पागल भी समझते हैं, लेकिन वह निलंबन के कारण चिंतक हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। दार्शनिक बने निलंबित अधिकारी ने कहा, हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं, लेकिन कहा गया है ना कि जब ससुरे बुरे दिन आते हैं तो वे मोबाइल या एसएमएस करके नहीं आते कि भैया अब हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। वैसे सच पूछा जाए तो हमने ना जाने कितने लोगों का बुरा ही किया। अब जब अपनी बारी आई है तो निलंबित होने का खिताब पाने का दुख क्यों करे।